दृष्टि दोष क्या होता है जी? निकट दृष्टि दोष में सीधा सीधा ध्यान दीजिए, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, पर दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है, आगे बनता है। इसका निवारण बताइए सर। उचित फोकस दूरी का अवतल या उत्तल? अवतल लेंस काम में लेते हैं। चलो उतारो सब बातें जो। अच्छा, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है मायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। आपने ये क्या लिखा? मायोपिया। ये मायोपिया लिखना है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है। निवारण, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस काम में लेते हैं। मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, या मैं ये कह सकता हूं कि अस्पष्ट दिखाई देती है। चलेगा इतना? प्रियंका आज तो बहुत दिनों से आई हो तुम, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा क्यों? गांव गई थी? गांव कौन सा है अपना? किशोरपुरा, शाहपुरा के पास में। किधर पड़ता है शाहपुरा से? किधर पड़ता है शाहपुरा से? जैसे शाहपुरा, मनोपुर। अच्छा, शाहपुरा से बाड़ी इधर चलते हैं, त्रिवेणी साइड में। हाँ, फिर त्रिवेणी गए अपन, फिर बाड़ी जोड़ी गए। हाँ, खटकड़ किशोरपुरा, ये नाम तो मेरा सुना हुआ है ना। खटकड़ किशोरपुरा, ये अजीतगढ़ साइड में है। तो फिर तो अजीतगढ़ बोलना, तो फिर उधर क्यों? तो शाहपुरा ज्यादा पास है, और त्रिवेणी से ठीक। अच्छा ये बात है क्या? बाड़ी जोड़ी का नाम भी सुना है तने? कहां से? अजीतगढ़ से। त्रिवेणी से 30 किलोमीटर, 20। और तो इतनी दूर है, तभी तो मेरे को, नहीं तो वो जो रोड के आसपास वाले जो गांव है वहां तो मैं गया हुआ भी हूं, और नाम भी मैंने सुने हैं। चलो तो हाँ, इसे बंद कर देते हैं बिल्कुल।
जी अब सुनिए, अपन पढ़ रहे हैं नेत्र दोष, जिसमें निकट दृष्टि दोष इसको बोलते हैं मायोपिया। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, यानी कि स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, मतलब अस्पष्ट दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, बल्कि रेटिना के आगे बन जाता है। और इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस को काम में लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको पहले से पता होगी। जनरल साइंस में भी ये बात आपको पता होनी चाहिए, फिजिक्स में तो आज अपन पढ़ ही रहे हैं। ओके, इसके बाद में देखो आप दूसरा दूरदृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होगा सर? इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है या स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, पीछे बन जाता है या बनता है। निवारण बता दो। इसका निवारण उचित फोकस दूरी वाले, ऐसे नहीं कि भाई कोई सा भी लेंस काम में ले लो बस, ऐसे थोड़ी, उचित फोकस दूरी का होना चाहिए। उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस काम में लेते हैं, उत्तल लेंस काम में लेते हैं, या उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बाकी ठीक, ओके। फिलहाल तो जगह इसलिए छोड़ रखी है कि मैं छोटे मोटे डायग्राम बना सकूं। बाकी पहले आपका काम ये है कि आप इन्हें याद रखो। अब ऊपर वाले का डायग्राम ये देखना, पहले आप ये बना लो। सर दीपू की बात अपन कैसे टाल सकते हैं बताओ? दीपू को पता सब है, मतलब मैंने जो बताया कि भाई हाँ ये बात आपको पहले से आती होगी, तो ये गलत थोड़ी है, ये तो हमने पढ़ रखा है। दीपू ये तक पता है कि इसमें डायग्राम भी बनते हैं, बताओ। अब आप ध्यान से सुनिए, आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, ऐसा सवाल पूछेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे, रेटिना पर, कहां? आगे, आगे। तो अब ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई इसीलिए देती है क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है।
मतलब हमने तो क्या दिमाग में बिठा रखा है कि जैसे ही कोई दोष पूछेगा या तो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बना के बताना है या पीछे। भाई रेटिना के ऊपर भी बनता है। स्पष्ट जो दिखाई देती है ना उसके लिए प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। ध्यान देना, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु या पास की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है क्योंकि इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ये ध्यान देना है। ओके, कोई बात नहीं, अब गलती नहीं होगी। बाकी एग्जाम में जब हम पहली बार ये सब पढ़ करके बैठते हैं ना भाई साहब, हाँ मैंने देखा है 95% गलती जवाब जाता है, क्योंकि या तो हम आगे बताते हैं या हम पीछे बताते हैं। ओके, स्पष्ट जो नहीं दिखाई देती उसके लिए बोलो आप प्रतिबिंब आगे बनना है या पीछे बनना है। जो स्पष्ट दिखाई दे रही है उसका तो रेटिना पर ही बनेगा। अब सुनो, वैसे डायग्राम की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको ये सब बातें पता हैं, जूलॉजी हम पढ़ा नहीं रहे, फिर भी आप ये देखिए भाई साहब, देखो ये मैंने कल भी बनाया था, ये एक आंख का एक डेमो डायग्राम है, यूं समझो। ओके, कल कोई मेरे से भी पूछ भी रहा था कि ये डायग्राम समझ में नहीं आया। भाई ये आंख का डायग्राम है जो हमें समझना ही होगा। यहां वो नेत्र पेशियां लगाई थी मैंने, और आपको लगा ये घास फूस के आ गया, तो हाँ हाँ होता है होता है। अब देखो, अगर मैं निकट की वस्तु की बात करूं तो निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। आइए सर, अगर आप दूर की वस्तु की बात करते हो, ठीक, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब, दूर की वस्तु आप चाहो तो ऐसे पैरेलल भी ला सकते हो, और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाएगा। पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा। भाई साहब ये पास की वस्तु है और यहां ये दूर, यानी कि समांतर से आती हुई प्रकाश किरणों को ले सकते हो। बाकी कोई बात नहीं, इससे ज्यादा दूरी पर भी पॉइंट बना सकते हो, सब चलेगा। तो आज जो दूर की वस्तु के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के आगे बनेगा। चलो निवारण बता दीजिए सर अब इसका निवारण ध्यान दें। इसके निवारण के लिए सुनो सुनो और सुनो, ऐसा आया ना। इसके निवारण के लिए हमने उत्तल लेंस काम में ले लिया, गलती से अंधा हो जाएगा बेचारा। उत्तल लेंस काम में लिया, प्रकाश किरण को और नजदीक लेके आ जाएगा, ये तो और आगे चली जाएंगे, उसको तो दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही है तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है, और इसके निवारण के लिए हमें उत्तल नहीं अवतल लेंस काम में लेना होगा। आइए ओके, समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को ये अवतल लेंस क्या करेगा, फैलाएगा। जी समझ पा रहे हो, और प्रतिबिंब अब वापस रेटिना पर ही बन जाएगा। एक डमी डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है जो बताता है कि पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, कहां, निकट दृष्टि दोष में। दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है, और इसके निवारण के लिए हमें उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को काम में लेना होगा। जो अवतल लेंस क्या करेगा, इन समांतर प्रकाशन को थोड़ा सा फैला देगा। तो फैलाने से क्या होगा कि जो प्रतिबिंब आगे बन रहा था ना, अब वो रेटिना के ऊपर ही बन जाएगा। ओके, तो हमारे सामने कंडीशन ए है, कंडीशन बी, और फिर ये निवारण है, कुछ ऐसा होगा। क्या ऐसे डायग्राम हम यहां बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आओ, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर ही बनेगा। यह है भाई साहब दूर की वस्तु की कहानी कह रहा हूं मैं यहां। अच्छा जी, पास की वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना के पीछे बन जाएगा। और अब इसके निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस काम में लेना होगा। सर वो कैसे काम में लेना होगा भाई, इधर बता देता हूं मैं। आइए ये लो, पास की वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन रहा था ना, तो हमने क्या किया, यहां उत्तल लेंस काम में लिया, तो ये प्रकाश की किरणों को पास में लेके आएगा, और अब प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर ही बन जाएगा। इस तरीके से समझो।
खैर मैंने कोई बढ़िया डायग्राम तो नहीं बनाया है, लेकिन डमी डायग्राम इस प्रकार का है कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि भाई साहब ये हमें निकट दृष्टि दोष और निवारण की बात बताता है, तो ये दूर दृष्टि दोष और उसके निवारण की बात बताता है। और सुनो, हमें ये चक्कर पड़ता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लें, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा काम में लें। फिर हमारे क्या चक्कर पड़ता है, या तो उत्तल या अवतल। भाई यही तो चक्कर पड़ेगा, उत्तल लें कि अवतल लें। तो आप इस तरीके की बात दिमाग में ध्यान रख सकते हो। ये क्या है भाई साहब, दूर दृष्टि दोष, ऊ की मात्रा आती है ना, बस उत्तल ध्यान रखना, खत्म। इतना ही हिंट मिलना चाहिए वहां, अरे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज्यादा। दूर दृष्टि दोष, ऊ की मात्रा है, उत्तल लेंस काम में लेंगे, खत्म बात। पागलपंथी तो है, लेकिन एग्जाम में भैया बहुत काम आती है ये पागलपंथी। चलो अब बनाओ इन सबको। अच्छा, निकट दृष्टि, निकट में ऊ की मात्रा ही नहीं आ रही, तो जो बच गया उसमें लगा दो यार। अब ये देखो, ये बात समझ आई तेरे को? ठीक है, फिर कोई बात नहीं, चल उतार ले। हाँ, कोच में चश्मे लगाने वालों को कुछ नहीं पता होता ऐसे, उनके लिए क्या क्या इजी हो जाएगा। हाँ पूछ लो, जिसके आज आप जाना ना, जिन जिनके चश्मे लगे ना उनको सबको पूछना कि आपको कौन सा दोष हो रहा है, निकट या दूर। भाई साहब ज्यादातर को नहीं पता, तो चश्मा लगाना है, पढ़ना है, खत्म बात। हाँ ये कह सकते हो कि जिसके चश्मे के नंबर पॉजिटिव हैं वहां उत्तल लेंस काम आ रहा है, और जिसके नेगेटिव वहां अवतल लेंस काम में आ रहा है, ये है। पर भावना जी आप समझना एक छोटी सी बात जो मैंने बताई है, ऊ की मात्रा से ध्यान रखना। दूर तो ऊ की मात्रा आती है, तो कौन सा लेंस काम आएगा, उत्तल, बस। अब बस, और क्या, अब ये डाउट है ना वो खत्म हो जाएगा। थोड़े दिन बाद, बिल्कुल सही बात है, थोड़े दिन बाद। और पता है डाउट भी क्या रहता है, या तो अवतल आएगा या उत्तल आएगा दो ही आने। तो यहां ये दूर की वस्तु, ये पास की वस्तु, और ये इसका निवारण है। ये निवारण है क्योंकि पास की वस्तु के लिए उत्तल लेंस काम में लेंगे। क्या हुआ जी, दौड़ के आए हो क्या? अच्छा, लेकिन दौड़ के क्यों आए हो, आप थोड़ा जल्दी भी आ सकते हो, जब मैं जल्दी आने लगा आजकल, तो आप, हाँ तो आप क्यों नहीं। हाँ मैं ऐसे, मैं जल्दी भी आ सकता हूँ हाँ अभी एक दो दिन तो आ ही रहा हूँ, देखो बाकी क्या। हाँ नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, फिर अपन ऐसे, ये गलत बात है। आप प्लीज, आप इसे उतारिए प्लीज। अच्छा, इसको मायोपिया कह रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे दूरदृष्टि दोष को, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर मायोपिया नहीं हाइपरमेट्रोपिया लिख देता हूं कहीं ना कहीं, दूरदृष्टि दोष को कहीं ना कहीं लिख देता हूं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया।
निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है, और निवारण के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को काम में लेते हैं। इतनी बातें अपन को ध्यान रखनी है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है और वस्तु साफ दिखाई देती है, और पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जाके बनता है और निवारण के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। ये कहानी है सर यहां। जी आगे बढ़ें। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अगला कौन सा दोष पढ़ना चाहिए? जरा दृष्टि दोष। हाँ अब पढ़ेंगे वो तो। आप अभी आए हो क्या? अच्छा अच्छा, तीसरा जो है दोष है वो देखिए, जरा दृष्टि दोष। नहीं, जरा का मतलब होता है उम्र, एज, बुढ़ापा, बिल्कुल। जरा दृष्टि दोष इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता आपको? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, हाँ जी, ये है बुढ़ापे के साथ होने वाला दोष है। बुढ़ापे की वजह से होने वाला दोष है, उम्र के साथ होने वाला दोष है। इसमें क्या होता है? इसमें निकट दृष्टि दोष भी होता है और दूर दृष्टि दोष, दोनों एक साथ होते हैं। हाँ जी हाँ, होगा एक न एक दिन अपने भी। क्या बात कर रहे हो? ये बहुत डरावनी चीज है, बुढ़ापा हर किसी का आएगा। हाँ अरे डाइटिंग है, अरे बहुत पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे इसको मान लो ना, तो इसको क्यों बेचारे को डिप्रेशन में डाल रहे हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ चलो, खान पीन का हमने गांव में ये भी देखा है कि जिसको ज्यादा खिलाते पिलाते हैं ना वो कभी हाँ उसके कभी लगता ही नहीं है भाई। हाँ जिसको मैंने ये देखा है भाई साहब, जो मस्त मोला रहता है ना, बिल्कुल हाँ, रूखी सूखी खा करके और बिल्कुल छाछ पानी पी के जो मस्त रहता है, क्या गजब की बॉडी बनती है। और जिनको भाई साहब सुबह शाम ये जूस पे जूस, फ्रूट पे फ्रूट, सब वो भाई साहब दुबला पतला, यही देखा है हमने तो। कौन सा खान पान है क्या? एक अभी तो खैर आजकल ऐसा नहीं है, एक पहले के जमाने में था कि जिसके एक ही बेटा था ना, वो उसको खूब खिलाए पिलाए करते थे, वो बेचारा दुबला पतला ही रहता था पहले। अभी नहीं, अब आजकल तो सभी के एक बेटा एक बेटी ऐसा ही चल रहा है। तो हाँ, लेकिन पहले ऐसा था, क्योंकि पहले हर एक परिवार में 2 बेटे 3 बेटे 4 बेटे इस तरीके से हुआ करते थे। मेरे दादाजी के 6 बेटे थे, मेरे पिताजी के, हम 4 भाई हैं बताओ। लेकिन आने वाली जनरेशन में बस एक बेटा। क्या हुआ? नहीं, मेरा लाड मेरा घर में कम, मेरे मामाओं के ज्यादा रहा है। नहीं, मैं सबसे बड़ा था। क्यों? नहीं, वहां भी घर पे भी रहा होगा, लेकिन नहीं वैसा लाड, समझे नहीं आप? लाड के बाद वैसी लाड नहीं है। मतलब लाड वो होता है ना कि भाई साहब, वो मतलब ऐसे सिर पे चढ़ाने वाला लाड कभी नहीं रहा। चांटे भी पड़े हैं ऐसे तो फिर
लाड वो होता है कि बच्चा चाहे चोरी करके भी आ जाए तो माँ पल्लू की उसको समेट लेती, कोई बात नहीं बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं, वो लाड है। कोई दूसरा कुछ कह भी दे, ये नहीं मतलब जैसे हमारे को अगर टीचर डांटते थे तो बिल्कुल घर वाले इस बात को कोई ऐतराज नहीं करते, बल्कि घर वाले जाके बोलते थे, टीचर को जाके बोलते थे कि अगर कुछ गलती करे ना तो पिटाई करो। भाई नहीं ऐसे, मेरे पिताजी तो ऐसा बोलते थे कि अगर कहीं भी कुछ गलती करे, पर कसम से आ जाएंगे ऐसा नहीं, मैं तो मेरे टीचर्स का तो मैं बहुत ही ज्यादा प्यारा दुलहरा और इस तरीके से मतलब फेवरेट था बिल्कुल। तो फेवरेट वो हो जाता है जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होता है, ठीक ठाक होता है। मैं मेरे मुंह से ज्यादा मेरी तारीफ करूंगा अच्छा नहीं लेकिन फिर भी घर वाले बोलते थे कि अगर कुछ गलती करे तो आप पिटाई कर सकते हो। और हमारे साथ में ऐसे भी हुआ करते थे कि जिसको अगर टीचर डांट भी दिया ना तो भाई साहब दूसरे दिन मम्मी बहन दोनों के दोनों आ जाती थी स्कूल में, पापा छोड़ो, पापा बाद में आते थे, बाहर निकलो, कौन है वो, अब बेचारा वो अंदर बहाने बनाता रहता था, भाई रजिस्ट्री में कुछ कर रहा हूं मैं नहीं आऊंगा, ये कंडीशन होती थी। हाँ ऐसे हमारे साथ थे ऐसे, लेकिन वो उनको बोलते कुछ आवश्यकता से ज्यादा लाड, कि टीचर कुछ बोल ना दे, फेल हो जाए तो हो जाए कोई बात नहीं, मां को छोड़ो फेल, हाँ बिल्कुल फेल हो जाए तो कोई बात नहीं, पराठे पिटाई खाबा कौन भेजा में, बात ये है। लेकिन वो गलत है। तो वो टीचर की डांट पिटाई, घर वालों की डांट पिटाई सच में आपको एक नया मूर्त रूप ही देती है, ऐसा तो नहीं है। खैर चलो जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया, इधर आ जाइए। बुढ़ापे के कारण होने वाला दोष है, और इसमें निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ होते हैं। लिखो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इससे हाँ लिख लो ना, थोड़ा सा दो बातें लिख लो। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो स्पष्ट रूप से, ना तो ऐसा लिखना थोड़ा, ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ना तो पास की स्पष्ट दिखाई देती है, ना दूर की स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, ये तो आपने लिख ही लिया होगा कि बुढ़ापे के कारण होने वाला एक दोष है। नहीं लिखा तो अब लिखो, लिखो यह बुढ़ापे के कारण होने वाला एक सामान्य दोष है। बुढ़ापे के कारण होने वाला एक सामान्य दोष है। अब बताओ इसके निवारण के लिए क्या करना होगा। बाई फोकल लेंथ चश्मे का उपयोग करना होता है, द्विफॉक्सी लेंस से युक्त चश्मे का उपयोग करना होता है। लिखो निवारण में, निवारण में लिखना इस दोष से पीड़ित, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को बाई फोकल लेंथ, इंग्लिश में बोले तो बाई फोकल लेंथ, हिंदी में बोले तो द्विफॉक्सी लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करना होगा। बाई फोकल लेंथ चश्मे का उपयोग करना होगा, काम में लेना होगा, उसको पहनना पड़ेगा, वो हम सब समझ सकते हैं। द्विफॉक्सी लेंस, बाई फोकल लेंथ मतलब उसमें उत्तल लेंस भी होना चाहिए, अवतल लेंस भी होना चाहिए। कई बार वो ये भी पूछ लेता है कि चलो ठीक है
बाईफोकल लेंथ तो ठीक है, लेकिन उत्तल कहां लगाना है, अवतल कहां लगाना है? तो भाई साहब ऐसा चश्मा होना चाहिए जो नीचे वाला भाग होगा वो उत्तल होगा, ऊपर वाला भाग अवतल होगा। बस डायग्राम बना लो आप, ज्यादा नेतागिरी नहीं करनी हमें। डायग्राम चश्मे का वापस बनाओ। ए यार दीपू देख ले यार, क्या मतलब। देख दीपू, एक गोला यहां बनाना, एक गोला यहां बनाना, फिर ऐसे बना देना, ऐसे ऐसे बना देना। इस तरीके से फिर हमने ये बना दिया। ठीक है दीपू? ठीक है, अगला दोष देखिए आप। ये जरा दृष्टि दोष मतलब बुढ़ापे के कारण होने वाला एक सामान्य दोष। इसमें ना तो स्पष्ट रूप से पास की वस्तु दिखाई देती है, ना ही दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। मतलब इसमें दूर दृष्टि दोष भी होता है तो निकट दृष्टि दोष भी एक साथ होता है। और इसके निवारण के लिए द्विफॉक्सी लेंस युक्त चश्मे का उपयोग किया जाता है, जिसमें नीचे उत्तल लेंस होगा और ऊपर अवतल होगा। चौथा देखो भाई, एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता। ये क्या होता है? अबिंदुकता क्या होता है भाई? लिखो इसके बारे में। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्षैतिज, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर यानी कि हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता। अर्थात ये रेखाएं मुड़ी हुई दिखाई देती हैं, ये रेखाएं मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। अब जोलॉजी में तो आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि भाई साहब ऐसा होता क्यों है? समांतर रेखाएं उनको वो सीधी नहीं देख पाता है, इसकी वजह क्या है? लिख लो, दो बातें लिख लो। लिखो, ऐसा बताता हूं ऐसा क्यों होता है। कॉर्निया में, कॉर्निया जानते हो, रेटिना अलग चीज है, कॉर्निया अलग चीज है। ऐसा कॉर्निया में किरेटिन प्रोटीन का, किरेटिन प्रोटीन का
निक्षेपण होने से, क्रिएटिन प्रोटीन का निक्षेपण मतलब डिपोजिशन, क्रिएटिन प्रोटीन का निक्षेपण होने से और कोर्निया की वक्रता चेंज होने से, कोर्निया की वक्रता यानी कि वही कर्वेचर, कोर्निया की वक्रता चेंज होने से, बदलने से होता है। कोर्निया की वक्रता बदलने से होता है। जी मैं दोबारा बोल देता हूं, मैंने बोला है कि ऐसा क्यों होता है, तो हमने लिखा है ऐसा, ऐसा कोर्निया पर क्रिएटिन प्रोटीन का निक्षेपण होने से होता है, और क्रिएटिन प्रोटीन का निक्षेपण होने से कोर्निया की वक्रता चेंज हो जाती है, कर्वेचर चेंज हो जाती है, उबड़ खाबड़ हो जाता है। तो इस वजह से जो समांतर रेखाएं हैं समांतर दिखाई नहीं देती हैं। अच्छा, अब इसके निवारण के लिए क्या करना होगा? इसके निवारण के लिए उचित वक्रता वाले बेलनाकार लेंस का उपयोग करना होगा। हमें एग्जाम में ऐसा पूछ लेगा। एक बार ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछा था, फिजिक्स के पेपर में पूछा था कि कौन से नेत्र दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर उनको लिखना पड़ेगा अबिंदुकता या एस्टिग्मेटिज्म। चलो देखो और बताता हूं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनेगा, ना रेटिना से आगे ना रेटिना से पीछे। अगर यही दोष है तो आप इसे थोड़ा डायग्राम बना के यूं बना सकते हो। प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना पर ही। और हमें प्रतिबिंब बनाना है इसका, इस जाल का प्रतिबिंब बनाना है। लेकिन यहां जो प्रतिबिंब बन रहा है ना सर आज, वो आज कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके का बनेगा। मतलब वो जो सीधी रेखा है ना, वो सीधी दिखाई नहीं देती है, वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये बिंब और ये बनेगा इसका प्रतिबिंब। अच्छा जी, निवारण के लिए क्या करना होगा? निवारण के लिए इसके निवारण के लिए बेलनाकार, ये मैंने बेलन बनाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए ना, ऐसा ऐसा बनने वाला यहीं पर है। लेकिन आज जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तव में अब समांतर बनेगा, मतलब सीधी रेखा के रूप में बनेगा। ये बिंब और ये प्रतिबिंब, और ये है निवारण। और आप इसे बोलिए बेलनाकार लेंस। कभी देखा है किसी के ऐसा बेलनाकार लेंस? हाँ, तो ऐसा दूर से दिखने से लगता नहीं है, वो आपको लगे कि वैसे खंबे खंबे खड़े होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब उसकी वक्रता थोड़ी सी इस तरीके से होती है। तो हाँ, मैंने देखा, एक मेरा स्टूडेंट था, विक्रम नाम था उसका, तो जब भी मैं पढ़ा रहा था तब वो बोला कि सर मेरे है ये दिक्कत। तो चश्मा जैसे नॉर्मल चश्मा दिखता है वैसे चश्मा दिख रहा था उसका, लेकिन उसकी जो वक्रता है ना वो इस तरीके से होती है, समझो। तो उचित वक्रता की वजह से फिर वो जब वो चश्मा पहनता था तो उसको वो जो सीधी और आड़ी रेखाएं थी वो बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। चलो बनाओ, डायग्राम बना लो। ना नी नी ना 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 नी नी ना ना, कौन सी? आपके किसी के है तो आप मेरे को बताओ। निवारण के बारे में वो बात मैंने लिखवाई थोड़ी अभी, कि इसके निवारण के लिए उचित वक्रता वाले बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेलनाकार लेंस
उचित वक्रता वाले क्या हुआ? नहीं, वो नॉर्मल नॉर्मल कांच है, ठीक है, प्लेन ग्लास है, उसी में उसकी वक्रता चेंज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, उसी में उसका उसका मुड़ाव इस तरीके से रख देते हैं। चलो एक 200 लिख लो। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद जिसे बोलते हैं कैटरेक्ट बोलते हैं। क्या होता है सर मोतियाबिंद में? धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस से धुंधला हो जाता है, दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। और इसका उपाय क्या होगा? ऑपरेशन द्वारा लेंस प्रत्यारोपण, शल्य चिकित्सा द्वारा लेंस का प्रत्यारोपण, मतलब दूसरा लेंस डालना होगा। लिखो फटाफट। हाँ जी, नेत्र दोष में कौन सा लिखा पढ़ने देखो? मोतियाबिंद लिखो। इस दोष में नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। कोई सी बात भी लिख सकते हो। नेत्र लेंस धुंधला हो जाता है, दूधिया हो जाता है। उपाय लिखो बस, इसका निवारण शल्य चिकित्सा द्वारा लेंस प्रत्यारोपण, शल्य चिकित्सा द्वारा लेंस प्रत्यारोपण मतलब ऑपरेशन द्वारा लेंस को चेंज कर देना। हाँ हाँ, वो बुढ़ापे के साथ धीरे धीरे ये होने लग जाता है। ऐसे यार डोकरे मत बोला करो यार। हाँ नहीं, अपन तो चलो अभी तो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर पे सच में अब अच्छा नहीं लगता उनको। चलो खैर मैं आगे बढ़ूं। नहीं, वो अपन यहां बोल दिया, ऐसे थोड़ी कि अपन वहां बोलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है कोई। ठीक है जी, कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे अब एक छोटा सा सवाल लिख सकते हैं? लिखो छोटा सवाल। लिखो, रामू के दादाजी, रामू के दादाजी क्या? कोई बात नहीं, आप में से रामू कोई भी नहीं है। चलो लिखो, रामू के दादाजी, प्लीज ध्यान दीजिए, रामू के दादाजी। सोच रहा हूं मैं निकट दृष्टि दोष बनाऊं उनके या दूर दृष्टि दोष बनाऊं। चलो लिखो, रामू के दादाजी 200 सेंटीमीटर के आगे, 200 सेंटीमीटर के आगे स्पष्ट नहीं देख पाते, स्पष्ट नहीं देख पाते। तो दादाजी के चश्मे के नंबर बताओ। तो दादाजी के चश्मे के नंबर बताइए।
भाई दादाजी गए वहां हॉस्पिटल में और दादाजी को चश्मा बना के दे दिया गया है। अब आपको दादाजी के चश्मे के नंबर बताने हैं। और दादाजी 200 सेंटीमीटर के आगे नहीं देख पा रहे हैं। चलो मैं समझाता हूं आपको ऐसे सवालों को हम किस तरीके से सॉल्व करें। जी ध्यान से सुनना, आप इसे कुछ यूं देखिए, बताता हूं भाई साहब, आपको थोड़ा इस बार हटना पड़ेगा। आज आप थोड़ा यूं लो, देखो समझ जाओगे तब तो ये आसान लगेगा, नहीं समझोगे तो बड़ा मुश्किल लगेगा। आप मुझे ये बताओ, बिल्कुल स्वस्थ नेत्र कौन सा माना जाएगा जो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत वाली वस्तु को देख ले। ठीक है, अब दादाजी के साथ कंडीशन क्या है कि हां 25 सेंटीमीटर वाली तो दादाजी देख रहे हैं, पर 200 सेंटीमीटर के आगे दादाजी नहीं देख पाते हैं। और हां बाकी 25 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक दादाजी देख सकते हैं। अब दादाजी को ऐसा चश्मा पहनना चाहिए जो, सुनो, हां जो अनंत तक देखे। पता है वो चश्मा क्या करेगा? वो चश्मा अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 200 सेंटीमीटर पर बना देगा। दोबारा सुनो, वो चश्मा अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 200 सेंटीमीटर पर बना देता है और 200 सेंटीमीटर पर दादाजी देख लेते हैं। दादाजी स्वस्थ, चश्मा हटाया वापस बीमार। ठीक है, चश्मा पहना वापस सही। तो भाई दोष इसलिए बोलते हैं कि बस हां आप इसे हमेशा के लिए दूर नहीं कर सकते हो। आप चश्मा पहन के आप इसे ठीक कर सकते हो, लेकिन परमानेंट, हां वो एक अलग बात है कि आजकल जैसे ऑपरेशन टाइप से होने लगा ये वो करके, लेकिन जिस समय बनाए गए उस समय कुछ ऐसा ही था। मतलब आप नेत्र रोग नहीं बोलते हैं सिरे को, कहने का मतलब दोष ही बोलते हैं अपन। पहले अपन इस सवाल की बात करते हैं। हाँ यार ये बात तो सही है, मतलब चश्मा ऐसा होना चाहिए, लेंस ऐसा होना चाहिए जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 200 सेंटीमीटर पर बना दे। ठीक है, तो आइए सर, सबसे पहले तो आप 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस सूत्र। ठीक है, आप यहां बताइए u बराबर क्या लोगे और v बराबर क्या लेना है? u बराबर आपको लेना है अनंत। ठीक है सर, और v बराबर क्या लेना आपको? देखो u का मान लिया आपने अनंत, और v का मान क्या लेना है? माइनस में 200 सेंटीमीटर। हाँ क्यों लेना है मैं आपको समझाता हूं। और f आपको ज्ञात करना है, वास्तव में f नहीं ज्ञात करना, आपको p ज्ञात करना है। और p भी आपको ज्ञात करना है, क्योंकि चश्मे के जो नंबर होंगे ना वो डायप्टर में होंगे। ऐसा मैंने क्यों लिखा है वो देखो, दादाजी 200 सेंटीमीटर के आगे नहीं देख पाते। दादाजी की आंखें सही तब मानी जाएंगी जब अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वो 200 पर बना दे, और क्योंकि दादाजी 200 पर देख पाते हैं तो देखो वस्तु कहां रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, बस। ठीक है, अच्छा जी माइनस क्यों लिया है ये भी आप समझिए। आने वाला प्रकाश यूं आएगा, यहां से दूरी मापी जाएगी, प्रकाश की दिशा में मापेगी दूरी पॉजिटिव, विपरीत मापेगी दूरी नेगेटिव। वैल्यू पुट करो यार, 1/f बराबर 1/ माइनस में 200 माइनस में 1/∞, f बराबर हो गया माइनस में 200 सेंटीमीटर। प्लीज ध्यान दीजिए, f बराबर हो गया माइनस में 2 मीटर, p बराबर होता है 1/f, तो 1/ माइनस में 2 यानी कि माइनस में 0.5 डायप्टर।
दादाजी के चश्मे के नंबर हैं माइनस में 0.5। ये कहानी है। माइनस होने का क्या मतलब है? वो लेंस कैसा होगा? अवतल या उत्तल? अवतल लेंस होगा। वैसे भी दूर की वस्तु अगर साफ दिखाई नहीं देती है तो कौन सा काम में लेते हैं? उत्तल। अब देखो हो गया ना गड़बड़, दोष है वो, ठीक है ना, निकट दृष्टि दोष और एक है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में ऊ की मात्रा आती है, वो उत्तल लेंस काम में लेते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसे उतारो एक बार, मतलब जितना हमें समझ में आ रहा है उतना तो आप उतार ही लीजिए। फिर एक सवाल और बता दूंगा, बात समझ में आ जाएगी, इसको भी मैं दोबारा बता दूंगा। लेंस ऐसा हो जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 200 सेंटीमीटर पर बना सके, क्योंकि 200 सेंटीमीटर पर दादाजी स्पष्ट देख सकते हैं। मतलब बिंब कहां होना चाहिए? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? 200 सेंटीमीटर पर। बस फिर लेंस सूत्र से। जी आगे बढ़ें। लेंस ऐसा हो जो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 200 सेंटीमीटर पर बना सके, क्योंकि 200 सेंटीमीटर पर दादाजी स्पष्ट देख सकते हैं, इसलिए दादाजी जैसे चश्मा पहनेंगे उसको अनंत की वस्तु भी दिखाई देगी। ठीक है, और दादाजी की आंखें बिल्कुल स्वस्थ हैं। उस पर मैं देता हूं, एक सवाल देता हूं। हालांकि ये दोष वैसे कौन सा है? निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। माइनस आने का मतलब है अवतल लेंस काम में लिया गया है। अवतल लेंस काम में लिया गया है, और दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष है। जी एक सवाल और लिख लें अपन, लिखो।
मोहन के दादाजी 100 सेंटीमीटर के नजदीक स्पष्ट नहीं देख पाते। 100 सेंटीमीटर के नजदीक स्पष्ट नहीं देख पाते। 100 सेंटीमीटर के नजदीक स्पष्ट नहीं देख पाते, तो इनके चश्मे के नंबर बताओ। इसके चश्मे के नंबर बताइए। मतलब 100 सेंटीमीटर से पहले नहीं देख पाते हैं, उसके आगे का वो देख पाते हैं। चश्मे के नंबर क्या होंगे जी? आप ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूं। ऐसा ही देखो आप। ओ भाई सुनना, आज यहां इसे 100 सेंटीमीटर बना लो। क्या बोला गया भाई साहब? 100 सेंटीमीटर के आगे तो स्पष्ट दिखाई देता है, पर 100 सेंटीमीटर से पहले उसे साफ दिखाई नहीं देता। जबकि एक स्वस्थ नेत्र वो होगा जो 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु को साफ देख सके। चश्मा कैसा होना चाहिए? चश्मा ऐसा होना चाहिए जो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर पर बना सके, क्योंकि 100 सेंटीमीटर पे तो दादाजी देख सकते हैं। अरे चश्मा क्या करता है? जिस जगह को नहीं देखा जा सकता है उसका प्रतिबिंब उस जगह बना दिया जाता है जहां देखा जा सकता है। तो दादाजी 100 सेंटीमीटर से पहले नहीं देख पाते। स्वस्थ आंख वो होती है जो 25 सेंटीमीटर को भी साफ देख सके। अब चश्मा ऐसा हो जो 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर पे बना दे। लेंस ऐसा हो जो 25 सेंटीमीटर यानी कि डी पर, समझ पा रहे हो? 25 सेंटीमीटर का मतलब है डी मतलब 25 सेंटीमीटर। शायद इससे पहले मैंने डी के लिए बोला नहीं होगा, पर याद रखिए। वो जो निकट दूरी है ना, जिसे अपन 25 सेंटीमीटर कहते हैं, उसको अपन कैपिटल डी से दर्शाते हैं हमेशा ही। लेंस ऐसा हो जो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? डी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाए? 100 सेंटीमीटर पर बना सके, क्योंकि 100 सेंटीमीटर पर दादाजी स्पष्ट देख सकते हैं। बताओ बिंब कहां होना चाहिए? डी बराबर 25 सेंटीमीटर पे, और प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? 100 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब आइए तो फिर लेंस सूत्र से बताओ यू का मान आप क्या लोगे? माइनस में 25 सेंटीमीटर, और यू का मान माइनस में 100 सेंटीमीटर। सर बताइए सर, फोकस दूरी कितनी होगी? पी का मान क्या होगा? आओ, 1/f बराबर 1 माइनस में 200, और ये प्लस में हो जाएगा 1/25। अब राजी? अरे अब तो राजी हो? चलो तो ठीक है, पूरा ही हटाना पड़ेगा फिर तो। यानी कि यार मैं कह सकता हूं 1/25 माइनस 1/100। 1/f बराबर, मुझे क्यों लग रहा है कि यहां 100 आ जाएगा? ये 4 माइनस 1 आएगा, 3/100 आएगा, यानी कि f बराबर 100/3, और भाई साहब ये आएगा सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में आएगा। फोकस दूरी का मान 33.33 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस में। प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है उत्तल लेंस का हम आएगा। अच्छा जी, पर हमें तो चश्मे के नंबर चाहिए। बताइए। यानी कि इसको मीटर में चेंज करो ना यार। 1/3 मीटर, P बराबर होगा 1/f, और ये आएगा प्लस में 3 डायप्टर। चश्मे के नंबर होंगे प्लस में 3। कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई क्या? ये उत्तल लेंस कहां मिलेंगे? उत्तल लेंस मतलब दोष कैसा है? दूरदृष्टि दोष, इसके दोष है। हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? महाराज एक बार और समझा देता हूं, सुन लो। दीपू एक बार और सुन लो, आराम से सुनो। एक सामान्य नेत्र के लिए
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की दूर की जो दूरी होती है वो है अनंत। यानी कि अगर कोई नेत्र 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की वस्तु को देख सकता है तो वो स्वस्थ मानी जाती है। अब देखो, थोड़ी देर पहले दादाजी को क्या दोष था? पहले दादाजी 200 सेंटीमीटर के आगे नहीं देख पाते थे, 200 सेंटीमीटर से पहले देख पाते थे। चश्मा कैसा होना चाहिए? चश्मा ऐसा हो जो दादाजी की आंख को ठीक कर दे। ठीक कैसे हो? दादाजी 200 सेंटीमीटर के आगे नहीं देख पाते, भाई साहब दादाजी को अनंत पर रखी हुई वस्तु भी दिखाई देनी चाहिए। तो चश्मा क्या करेगा? अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 200 सेंटीमीटर पे बनाएगा और 200 सेंटीमीटर पे दादाजी देख सकते हैं। वहां ऐसा था। अब यहां क्या है? दादाजी 100 सेंटीमीटर से पहले नहीं देख सकते, जबकि एक स्वस्थ आंख 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। चश्मा कैसा होना चाहिए? लेंस कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु को भी दिखा सके। तो वो क्या करेगी? 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर पर बनाएगी, क्योंकि 100 सेंटीमीटर पर दादाजी देख सकते हैं। तो आज बिंब को कहां रखा? 25 सेंटीमीटर पे। प्रतिबिंब कहां बनेगा? 100 सेंटीमीटर पे। थोड़ी देर पहले बिंब कहां था? अनंत पे। प्रतिबिंब कहां? चलो उतारो। हे भगवान तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। क्या कह रहे हो दीपू? क्या कह रहे हैं? अच्छा, 100/3 कैसे हो गया? कोई बात नहीं।
जी मैं चलूं? जरूर कोई बढ़िया चीज हो सकती है, इन सब से छुटकारा मिल सकता है। वैसे तो ये बात भी समझ में आनी चाहिए हमें, नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं, मेरी ही गलती रही होगी। क्या हुआ? नहीं रुको, मैं बोल रहा हूं ना यार। वैसे तो बढ़िया तरीका हमें पता होना चाहिए कि करना क्या होता है, चश्मा करता क्या है। फिर भी सुनो, अगर बोले कि दादाजी डी दूरी से आगे स्पष्ट नहीं देख पाते, डी दूरी के आगे स्पष्ट नहीं देख पाते, डी से पहले देख पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में फोकस दूरी का मान माइनस में डी कर देना, भाड़ में जाए सारी बातें, बस एफ का मान। अच्छा कोई पी पूछ ले तो फिर चश्मे के नंबर पी बराबर 1/, वो हम खुद कर लेंगे। दादाजी एक्स दूरी के नजदीक स्पष्ट नहीं देख पाते, तो एफ बराबर एक्स डी अपॉन एक्स माइनस डी। सर याद रखना, इनको हटाओ सबको, और पी पूछे तो फिर 1/f होगा, खत्म बात। अच्छा ये कैपिटल डी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर को अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल डी कहते हैं। अगर ये दो सूत्र हमें याद हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं। पहले वाला हमारा सवाल क्या था? दादाजी 200 सेंटीमीटर के आगे नहीं देख पाते, तो चश्मे के नंबर बताओ। फोकस दूरी का मान माइनस में 200 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना? माइनस में 2 मीटर। तो पावर कितनी? माइनस में, मतलब माइनस में 1/2, मतलब माइनस में 0.5। इस वाले में देखो क्या बोला भाई, दादाजी एक्स दूरी के नजदीक स्पष्ट नहीं देख पाते, 100 सेंटीमीटर के नजदीक साफ नहीं देख पाते। भाई साहब 100 आएगा, 25 आएगा, 100 माइनस 25 आएगा, 100/3 आएगा सेंटीमीटर में। ऐसा हम कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लिख लो, वो अच्छा लगे तो उसे रख दो। दीपू मिटा रहा हूं मैं? हाँ ये पूछना चाह रहा था। चलो लिख लो। अरे मतलब फिर इसमें आपके है ना वो किंतु परंतु खत्म हो जाएगा। कई बार हम लेंस सूत्र लिखते हैं ना, तो साला माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस हो जाता हमसे गलती से। इंसान है हम भी भाई। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाता है, जबकि लेंस के लिए माइनस होना चाहिए, दर्पण है तो प्लस होना चाहिए। आपके चश्मे के जो नंबर होते हैं ना, अरे मेरे तो माइनस में 0.5 है यार, अरे मेरे तो प्लस में 0.25 है, इसका क्या मतलब है? डायोप्टर है वो शक्ति है, वो फोकस दूरी नहीं है। अब आप अगला पॉइंट लिखो, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। हाँ, अगला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब सूक्ष्मदर्शी। और हमारे कोर्स में 2 प्रकार की सूक्ष्मदर्शी पढ़ने वाले हम, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। वैसे सूक्ष्मदर्शी होती क्या है ये बता दो? सूक्ष्म आकार की वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। लिख लो एक छोटी सी लाइन, ऐसा प्रकाशिक यंत्र, ऐसा प्रकाशिक यंत्र या उपकरण
ऐसा प्रकाशिक यंत्र या उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म आकार की वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। प्राप्त किया जाता है उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब लिखो, सूक्ष्मदर्शी के प्रकार, सूक्ष्मदर्शी के प्रकार पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, एक बार मैं बिना समझाए दो चार बातें बोल दूं, लिख लो, बाद में समझा दूंगा ना। लिखो, सरल सूक्ष्मदर्शी में लिखी, इसमें ध्यान दें, इसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। ध्यान दीजिए, फोकस दूरी कम होती है, ज्यादा कम। फोकस दूरी कम क्यों होती है भाई? क्योंकि पावर ज्यादा होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। आगे लिखो, जब बिंब को फोकस बिंदु तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा जाता है। फोकस बिंदु तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा जाता है, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा सर? काशी बनता है। एक तो बनने वाला प्रतिबिंब, ध्यान देना, बनने वाला प्रतिबिंब काशी मतलब काल्पनिक और सीधा, तथा बड़ा प्राप्त होता है, यानी कि आवर्धित प्राप्त होता है। आवर्धित मतलब बड़ा प्राप्त होता है। आवर्धित बड़ा प्राप्त होता है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। कुछ भी कहो सर, ये बात हमें समझ में बिल्कुल नहीं आई, बस आपने कहा, हमने लिख लिया। पर याद करो जब हम उत्तल लेंस के लिए वो प्रतिबिंब की रचना कर रहे थे, टेबल बनाई थी, जिसमें छठा पॉइंट कौन सा था?
वो जो छठा पॉइंट है ना, वही इसका सिद्धांत है। वहां भी शायद लिखवाया था कि ये सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। बाकी मैं दोबारा बताता हूं, सुनो। हमें सवाल क्या पूछेगा वो भी देखो। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। बिंदु ओ को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, यह मालूम होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा जी, एक फोकस बिंदु यहां होगा तो एक फोकस बिंदु यहां होगा। हां, बाकी 2f हम इधर ले सकते हैं। बिंब को कहां रखा गया है बताइए जरा। बिंब को रखा जाता है एफ और ओ के मध्य रखा जाता है। ऐसा सवाल हमें एग्जाम में पूछ सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में बिंब को कहां रखा जाएगा? एफ और ओ के मध्य रखा जाएगा। ठीक, और सुनो, एफ और ओ के मध्य, और यहां भी ओ के ज्यादा नजदीक। ओ के जितने ज्यादा नजदीक होता है, आवर्धन क्षमता उतनी ही ज्यादा प्राप्त होती है, वो उतना ही बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, फिलहाल तो जैसा है वैसा देखो। भाई साहब, हम प्रतिबिंब की रचना कैसे करते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें एफ से होकर के गुजरती हैं, तो ओ से होकर चलने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के और सीधी चली जाती हैं। आपके पास में देखो स्केल है, आप मेरे से तो बढ़िया ही डायग्राम बनाओगे। और अब इनको पीछे बढ़ा दीजिए सर। भाई साहब, साला ये हो क्या रहा है? ए डैश और बी डैश कैसा बना रहे भाई? ये काल्पनिक बना, सीधा बना और बड़े आकार का प्रतिबिंब बना। और भाई साहब यहां एक आप आंख भी बना देना। क्या लग रहा है जी? माइक सही, कोई बात नहीं। चलो डायग्राम बनाओ। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। अब थोड़ा गैप नीचे नीचे लेते हैं, थोड़ा ज्यादा बढ़िया होता। ऊपर बनने में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कोशिश करो, आ जाएगा। ठीक है, ये ए और ये बी। भाई साहब ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है।
ये डायग्राम बना लिया, उसके बाद में वो भी बनाओ। हाँ, आप क्या कह रहे हो जी? हम्म, 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 कोई बात नहीं, वो जो सूत्र लिखा है ना आपको, वो ध्यान रखो, ठीक है? उससे भी नहीं हो रहा क्या? उसमें सीधा सीधा वैल्यू रखनी है आपको, उसमें कोई चिन्ह नहीं लगाना। डी का मान 200 लगाना है, उसमें 25 और 100 लगाना है, बस कुछ नहीं करना। कोई बात नहीं, जहां मैंने स्मॉल डी और कैपिटल डी ये सब दी, वहां पूरा का पूरा सीधा का सीधा मान रखना, वहां को कोई परिपाटी नहीं लगानी है ना, पहले से मैंने माइनस वहां लगा दिया है। हम्म, हाँ, ये खत्म हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी। इसमें आ रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी रहेगा और एक दूरदर्शी, फिर चैप्टर खत्म। इसके बाद का किसके बाद है? अच्छा, उसके बाद यूनिट कौन सी लेनी है? जो आप कहोगे वो लेंगे। कोई बात नहीं, आप बता देना, आपके जो इसमें लैब असिस्टेंट में कोई आ रहा है वो बता देना, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, 4-5 रह गई। हाँ, बस क्यों, 4-5 तो बहुत है, कम होती हैं क्या? कहें बस, भगवान आप। 15 दिन में नहीं होगा, 15 दिन में नहीं होगा भाई। हम्म, डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हो, ऐसा है ना ये। हम्म, देखो, जिनको समझे नहीं, जिसको मान लो गांव जाना है, जल्दी जाना है, तो आपको ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा। अच्छा, बस तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? पर जल्दबाजी मत करो, आपकी जल्दबाजी के चक्करों में फालतू में 40% में दिक्कत आ जाएगी। ऐसा है, नहीं तो क्रेश कोर्स होता है, महीने भर में भी क्रेश कोर्स होता है, महीने भर में खत्म। अरे वो मत करो,
आपने पूरे साल के पैसे दिए हैं, सोचो। हाँ तो ऐसा कर लेंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो। हो क्या रहा है भाई, पहली बात तो ये कि सरल सूक्ष्मदर्शी, इसमें एक ही उत्तल लेंस होता है, मतलब एक ही लेंस होगा। और जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है ना, उसमें दो या दो से ज्यादा लेंस होते हैं। हालांकि हम दो वाला ही पढ़ेंगे, लेकिन दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, बिंब को कहां रखा जाता है? एफ और ओ के मध्य रखा जाता है। तीसरा सवाल, प्रतिबिंब किधर बनेगा और कैसा बनेगा? बिंब की तरफ बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। इसके आगे सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर। अच्छा, ये वही आवर्धन क्षमता है जो हमें बताती है कि प्रतिबिंब कितने बड़े आकार का बन रहा है। अगर m का मान 100 आ जाए तो समझ लेना कि प्रतिबिंब बिंब से 100 गुना बड़ा है। एक टाइम था जब हम पढ़ा करते थे आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब का आकार अपॉन बिंब का आकार। आज बोला जा रहा है बीटा अपॉन एल्फा। सर बीटा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, और एल्फा है बिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, लेकिन एक शर्त है, वो बिंब 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। मतलब यहां देखो, यहां बीटा है भाई ये। हां, इसको भी आप क्या कह सकते हो? बीटा कह सकते हो। तो आप बीटा एंगल को तो यहां दर्शाइए। फिर एल्फा को कहां दर्शाना है? एल्फा के लिए भाई आपको अलग ही लेना पड़ेगा। ये ए, ये बी, यहां ये नेत्र, और भाई साहब ये एंगल होगा एल्फा। पर ये दूरी कितनी होनी चाहिए? डी बराबर 25 सेंटीमीटर। बोला है मैंने यहां बिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण जब बिंब डी दूरी पर स्थित हो। और बीटा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण। सर एक बात बताओ, ये प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, तो ये तो बिंब के द्वारा बना कोण भी तो हो गया। ये देखो आप, इसके द्वारा बना कोण भी तो हो गया। लेकिन ये वाली दूरी डी नहीं है, ये डी के अलावा कुछ है। तो बिल्कुल आप बोलो ना, इसे क्या दिक्कत है? पर वास्तव में हम एल्फा उसे कहेंगे जो बिंब नेत्र पर एंगल बनाएगा, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे होना चाहिए। यहां पर ये 25 सेंटीमीटर पे नहीं है। इसलिए यूं बोल सकते हैं, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण वो हो गया बीटा, तो बिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण वो हो गया एल्फा। फिर जब अपन सोल्व करते हैं तो यहां दो कंडीशन बनती हैं। आवर्धन क्षमता m का मान इस बात पे निर्भर करता है कि अंतिम प्रतिबिंब कहां देख रहे हो आप। अगर प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनता है तो m का मान होता है 1 प्लस डी बटा एफ। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आप m बराबर कह सकते हो d अपॉन, अभी शायद राजस्थान बोर्ड में जो पेपर लगा था उस पेपर में यहां से एक सवाल आया था सर, बस f का मान देगा और अपन से m का मान पूछ लेगा। और राजस्थान बोर्ड की बुक में भी है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वो जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी का मान 5 सेंटीमीटर है। बताओ आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पे बने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो जब 25 सेंटीमीटर पर बनेगा तो 1 प्लस 25 बटा 5, m का मान 6 आएगा और यहां m का मान 5 आएगा। ऐसे में सवाल पूछ लेगा। चलो बनाओ। ये डायग्राम आपने नहीं बनाया होगा, ये बीटा आपने नहीं बनाया होगा, अब बना लो। बीटा यहां लेना है और एल्फा हमें यहां लेना है। ए बी ये बिंब है,
जी बनाया आपने। अब बताओ m का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? m का मान बढ़ाने के लिए, तो m का मान बढ़ाने के लिए हमें, इधर आओ, फोकस दूरी का मान कम करना चाहिए, इसलिए कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस काम में लेते थे। f का मान कम करना चाहिए, p का मान ज्यादा करना चाहिए। और भी कुछ होगा क्या सर? हाँ होगा, लिखो आप, बोलो। रे डायग्राम में दोबारा बनाऊं? चलो भाई सुनो, थोड़ा सा नहीं होता है, दोबारा ही बनता है, ठीक है? थोड़ा सा नहीं होता है, दोबारा ही सुन लो। बना हुआ क्या खाक समझ में आएगा? जब पूरा का पूरा बना रहा था तब समझ में नहीं आया? हाँ और क्या, बने हुए में क्या समझाऊंगा? इधर देखो, दोबारा सुनो, और मैं यहां समझाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा, इससे पहले तो बना दूंगा। भाई साहब ये उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, बस इतना काफी है। बिंब को कहां रखना है? F और O के मध्य। बिंब यहां AB है। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें F से होकर जाएंगी और O से होकर के जाने वाली प्रकाश किरण सीधी चली जाएगी। अब इनको पीछे बढ़ाओ, क्योंकि ये कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, तो समझ लीजिए मुझे लग रहा है कि भाई साहब ये यहां पर आकर के एक दूसरे को काट सकती थी, ए डैश और बी डैश। तो ये तो बन गया बिंब और ये हो गया प्रतिबिंब, और यहां हमने नेत्र बनाया था मेरे भाई, ऐसा है। इनको हटा सकते हो बोले आप इस तरीके से। अब ये प्रतिबिंब बना, वो कैसा बना? काल्पनिक बना, सीधा बना, बड़े आकार का बना, यही है। यहां ये प्रतिबिंब नेत्र पर जो एंगल बनाएगा उसे बीटा कहेंगे, हम इसको भी बीटा कहेंगे। और सोचो बीटा ज्यादा कब होगा? जब ये इसके और नजदीक हो। देखो अब, अरे भगवान, ये अगर इसके नजदीक लेके आओगे तो बीटा का मान और ज्यादा होगा, अगर आप इसे थोड़ा आगे लेके आओगे तो बीटा का मान कम हो जाएगा। मतलब आपको m का मान बढ़ाने के लिए, मतलब बीटा बढ़ाने के लिए ए बी को ओ के नजदीक लाना होगा। इसलिए वो बात बोली थी मैंने कि बीच में भी होना चाहिए और ओ के नजदीक होना चाहिए, तो m का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल कहां से पूछेगा? हमें यहां से पूछेगा। मैं बता रहा हूं ना, जैसे इस बार राजस्थान बोर्ड की बुक में जो बोर्ड की जो एग्जाम लगी उसमें यहां से सवाल पूछा, f का मान दे दिया और m का मान पूछ लिया। ये पूछा कि वो पूछा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें पूछ सकता है फोकस दूरी का मान जैसे कि 5 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन क्षमता का मान बताओ जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने। कब? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो फिर D/F
और यहां 1 प्लस डी अपॉन एफ। जब अपन बाकायदा एक डेरिवेशन करते हैं ना तब ऐसा आता है, वो डेरिवेशन हमें नहीं करनी। अगला पॉइंट लिखो कि m का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। लिखो आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए, आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए एरो लगाओ, तीर का निशान लगाओ। आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए अब नंबर 1, और ये भी किसके लिए है? सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। सर एफ का मान कम होना चाहिए। भाई साहब शक्ति का मान, लेंस की शक्ति बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा, बिंब को ओ के नजदीक रखना चाहिए, नजदीक रखना चाहिए या रखना होगा। और चौथा, वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य का मान। ये कहां से आ गया तरंगदैर्ध्य अचानक ही? ये कहां से आ गया बताओ? तरंगदैर्ध्य कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? कई बार पूछ लेता है और हम बेचारे इतने सीधे हैं कि हम भटकते रहते रहे। यार 16 सूत्र में तो कोई था ही नहीं यार, अब क्या किया जाए भाई। मतलब आप जिस स्लाइड को देख रहे हो ना उसको ऐसे रंग से रंगना चाहिए जिसके लिए तरंगदैर्ध्य का मान, अब आप ही बताओ, कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? लाल रंग से अगर आप उसे स्टैन करते हो तो ज्यादा सही दिखाई देगा, ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, या फिर बैंगनी रंग से रंगने पर अपन को बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। तो m का मान बढ़ाने के लिए मैं ये कह रहा हूं भाई, m का मान बढ़ाने के लिए तरंगदैर्ध्य का मान कम होना चाहिए। तरंगदैर्ध्य कम होनी चाहिए, लाल की तो ज्यादा होती है। तो लाल के बजाय बैंगनी रंग से रंगने पर हमें आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है ज्यादा, क्योंकि लैम्डा का मान कम होने पर फोकस दूरी का मान भी कम होगा। हाँ म्यू बदल जाएगा। मैं बता देता हूं आपको, सारी चीजें बता देता हूं, चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता क्यों कर रहे हो जी? सुनो, 1/f बराबर म्यू -1, और यहां है हाथी घोड़ा, उससे मतलब ही नहीं हमें। ठीक, ओके। मतलब आप यहां देखिए कि जब लैम्डा का मान ज्यादा होता है तो म्यू का मान कम होता है। अरे होता है यार, लैम्डा ज्यादा होगा तो म्यू का मान कम होगा। भाई साहब इसका मान कम होगा तो फिर फोकस दूरी का मान ज्यादा। तो सुनो, तरंगदैर्ध्य ज्यादा करने पर फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी, फोकस दूरी ज्यादा हो जाएगी मतलब पावर कम हो जाएगी, पर हमें तो पावर ज्यादा करनी है। तो फिर लैम्डा कम होगा, म्यू ज्यादा होगा, एफ कम होगा और पी ज्यादा होगा। मतलब साला कहां जाके कहां कनेक्शन हुआ है बताओ यार, बताओ। मेरी नानी बोला करती थी कि जो हमारे रिश्ते होते हैं ना ये दूब के तंतु होते हैं। आवाज कहां गई रे? हाँ, दूब के तंतु समझते हो ना? जैसे आपके रिश्ते में बुआ जी, फिर चाची, ताई, इस तरह का अंत में जाके ऐसा लगता है कि भाई मेरे बुआ जी के रिश्ते में मेरी ताई का भी रिश्ता है, मेरी ताई के रिश्ते में मेरी मामी का भी रिश्ता है, समझ रहे हो ना? उसको बोलते हैं अरे बेटा ये तो दूब के तंतु हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के कांटेक्ट में मिल ही जाते हैं। ऐसी बातें वो रिश्तों के लिए कहा करती थी। देखो यहां भी देखो, ये दूब के तंतु ही तो हैं। किसका कनेक्शन कहां जाकर के मिला है बताओ? कहां तरंगदैर्ध्य और कहां आवर्धन क्षमता? लेकिन हुआ भाई, हुआ कैसे? m का मान बढ़ाने पर आपको फोकस दूरी कम करनी पड़ेगी, और किसी लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र ये, यानी कि फोकस दूरी किस पे डिपेंड करती है? म्यू पर। और म्यू किस पे डिपेंड करता है? लैम्डा पर। कोची का सूत्र
वो न्यारा ही रिश्तेदार आया था एक वो कोची का सूत्र, वो जबरदस्ती कुछ याद आ रहा है आपको? म्यू बराबर ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर सी प्लस लेमडा 4, इस तरीके से। तो ये न्यारा ही था। मतलब हमें अगर फोकस दूरी का मान कम रखना है तो म्यू का मान ज्यादा रखना होगा, म्यू का मान ज्यादा करना है तो तरंगदैर्ध्य कम करनी पड़ेगी, इसलिए तरंगदैर्ध्य कम। एक बात और बताऊं मैं, आप तो चिंता ही मत करना, कभी भी पावर की बात आए ना तो तरंगदैर्ध्य को भैया कम ही करना पड़ता है, हमेशा ही। हमेशा ही तरंगदैर्ध्य कम होगी तो पावर ज्यादा ही होगी। वो कैसे? आप केमिस्ट्री में भी ऐसा पढ़ते हो, E बराबर एच न्यू, बोलो। अरे ऊर्जा बराबर एच न्यू, तो E बराबर एच सी अपॉन लेमडा। भाई साहब लेमडा कम तो ऊर्जा ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा तो शक्ति भी ज्यादा। नहीं समझे बात को? और शक्ति ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तरंगदैर्ध्य कम करनी पड़ेगी, ऐसा है। तो ये बात यही की नहीं, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर आपको पावर बढ़ानी है तो वेवलेंथ कम करनी पड़ेगी। अब चाहे पावर फिर वो नॉर्मल पावर हो, चाहे मोटर की पावर हो, फिर चाहे आवर्धन क्षमता मतलब मैग्निफिकेशन पावर हो, तो तरंगदैर्ध्य को कम करना पड़ेगा। से ओके, ये मैंने दूब के तंतु मिटा दिए, लिखना थोड़ी था नहीं, बस ये ध्यान रखना है ना। और मैंने कितनी बड़ी बात बोली है, वो ये कि पावर चाहे कहीं भी हो, उसको बढ़ाने के लिए लैम्डा का मान हमेशा घटाना ही होगा, फिर चाहे वो मैग्निफिकेशन पावर ही क्यों ना हो। अब अगला पॉइंट लिखो। टाइम हो गया क्या? चलो अगला पॉइंट लिखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अरे हाँ, रे डायग्राम हो जाएगा आज की आज ही। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। लिखो इसके बारे में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिखो इसमें। यहां दो या दो से ज्यादा, यहां दो या दो से ज्यादा लेंस काम में लिए जाते हैं। दो या दो से ज्यादा लेंस काम में लिए जाते हैं। और लिखो, वैसे हम जो पढ़ने वाले हैं वो दो के लिए पढ़ने वाले हैं, पर दो से ज्यादा भी लिए जा सकते हैं। आगे लिखो, जो लेंस बिंब की तरफ होता है, जो लेंस बिंब की तरफ होता है मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, उसे अभिदृश्यक लेंस, उसे अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, एल नोट कहते हैं। ऐसे एल और नोट ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तथा जो लेंस नेत्र के नजदीक होता है, नेत्र के नजदीक होता है, उसे अभिनेत्र लेंस, उसे अभिनेत्र लेंस LE कहते हैं, यानी कि आईपीस लेंस। उसको ऑब्जेक्टिव, इसको आईपीस लेंस यानी कि अभिनेत्र लेंस कहते हैं।
लिखो अगला पॉइंट। अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा तथा द्वारक बड़ा होता है। द्वारक मतलब अपर्चर, मतलब डायमीटर कह दो आप, व्यास कह दो, पर उसको क्या ये फिजिक्स की लैंग्वेज में द्वारक बोलेगा। उसका द्वारक, अपर्चर, डायमीटर, सारी बात लिख लो ना यार, द्वारक कह दो, व्यास कह दो, अपर्चर कह दो, डायमीटर कह दो, ज्यादा होता है। ये भाई साहब, ये यहां से लेकर यहां तक इसे बोलते हैं इसका डायमीटर या अपर्चर या द्वारक। तो फोकस दूरी भी ज्यादा और द्वारक भी ज्यादा होता है। कौन से लेंस के लिए? अभिनेत्र लेंस के लिए। अब मेरी सुनो, मैं रे डायग्राम बनाता हूं, आपको बस रे डायग्राम बनाना है और लगभग खत्म हो जाएगा, ये समझ लो। और कैसे खत्म ही कर देते हैं। सवाल कहां कहां से ये पूछता है, वो पूछेगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बिंब को कहां रखा जाएगा। पहला सवाल, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मध्यवर्ती प्रतिबिंब कहां तो बनेगा और उसका नेचर कैसा होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, और फिर आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा। आइए सर, हेल्प करना भाई मेरी। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, फोकस बिंदु एफ नोट ऐसा, प्लीज ध्यान दें, ये एफ नोट है और ये 2f नोट है। इधर भी ये एफ नोट होगा और यहां कोई 2f नोट होगा। जी सुनना, ध्यान दीजिए, एल नोट का मतलब है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता। पहला सवाल पूछेगा ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है। एफ नोट तथा 2f नोट के बीच में रखा जाएगा। ये ए और ये बी, ये है बिंब। बताइए सर, इसकी वजह से प्रतिबिंब कहां बनेगा। एफ नोट पर रखते हो तब तो अनंत पर बनेगा। एफ नोट और 2f नोट के बीच में रखेंगे तो अनंत और 2f नोट के बीच में बनेगा। ठीक सर, बताइए समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें सीधी चली जाएंगी और ओ से चलने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के कुछ यूं चली जाएंगी। समांतर आने वाली प्रकाश किरणें बिंदु ओ से जाएंगी, पक्का। मैंने अभी इसको बोला कि सीधी चली जाएंगी, हाँ सीधी चली जाएंगी, लेकिन कहां से, एफ से। और ओ से चलने वाली बिना किसी विचलन के सीधी चली जाएंगी। बताओ सर, प्रतिबिंब कहां बना। 2f नोट और अनंत के बीच में बना, और कौन सा बना, ए डैश बी डैश बना। इसको बोलते हैं मध्यवर्ती प्रतिबिंब, मतलब मीडिएटर इमेज कह सकते हो, ए डैश और बी डैश। इसका नेचर कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। अभी तो हमने ए के लेंस की बात की है, अब दूसरा लेंस जो आएगा ना, उस दूसरे लेंस का काम वही है जो सरल सूक्ष्मदर्शी में उस अकेले लेंस का काम था। इस लेंस ने थोड़ा बड़ा बनाया, अब वो और बड़ा बनाएगा। आइए सर, ये वाला लेंस जिसे हमने अभिनेत्र लेंस बोला, इसका द्वारक इससे बड़ा है, इसकी फोकस दूरी भी इससे ज्यादा है। ठीक, अब बताइए, इसका सेंटर होगा, उसे अपन ई कहेगा। इसकी फोकस दूरी से ज्यादा होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसकी फोकस दूरी कुछ इतनी दूरी पे होगी। इतनी दूरी पे होगी तो ये इधर भी तो होगा, समझ पा रहे हो। यानी कि ये ए डैश बी डैश को कहां व्यवस्थित किया है हमने, इसके प्रकाशिक केंद्र
और फोकस बिंदु के मध्य। अरे होगा फोकस बिंदु यहां पे, पर क्यों लिख रहे हो फालतू में ही? पर इतना पता होना चाहिए कि ए डैश बी डैश को कहां समायोजित किया है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य। इस लेंस का काम वही है जो सरल सूक्ष्मदर्शी में उस अकेले लेंस का काम हुआ करता था, और वहां बिंब को कहां रखते थे, प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। ये भी हमें दिखाई दे रहा है। अब बताओ अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा? सर सर सर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें ऐप से होकर चली जाएंगी, और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी वो सीधी चली जाएगी। भाई साहब देखने वाला यहां से देख रहा है, और पहले सुन लो। अब बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? भाई साहब यहां आके बनेगा, यहां। आइए 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 आइए, मैं तो बना लूंगा कहीं ना कहीं ऐसे, यहां बना दिया। थोड़ा और आगे जा सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ तेरी, ए डबल डैश बी डबल डैश, मतलब बिंब था आपके पास में ए बी, और अंतिम प्रतिबिंब बना है ए डबल डैश बी डबल डैश। यही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत। सुनो, दो ही लेंस लिए, अब एक लेंस और लेंगे तो फिर और बड़ा बनेगा, फिर और लेंगे तो फिर और बड़ा बनेगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का यही काम है। अच्छा सुनो, ये जो अंतिम प्रतिबिंब बना है ए डबल डैश बी डबल डैश, वो बिंब के रेस्पेक्ट में आज कैसा बनेगा? बहुत बड़ा, और गाय बनेगा, गाय। काऊ बनेगा, काऊ, याद रखना। काऊ यानी कि इसके रेस्पेक्ट में एक तो काल्पनिक और उल्टा, मतलब इससे पहले या तो वाऊ बनता था या काशी बनता था। वो तब बनता था जब एक अकेला लेंस होता था, पर यहां दो दो लेंसों की कहानी है, तो अंत में कैसा बनेगा? गाय बनेगा, गाय याद रखना। काऊ बनेगा, काल्पनिक और उल्टा बनेगा, और बहुत बड़ा तो बनना ही है। चलो ये रे डायग्राम बनाओ, बाकी कल बातें करेंगे। आप बना लो, क्योंकि मेरे को आते ही मैं कल फटाफट बना दूंगा, मेरे को टाइम नहीं लगेगा।